फेटफ का तूफान आया और गुजर गया और हमें खबर भी नहीं हुई। पाकिस्तान और इंडिया एक लंबी सफारतकारी की मुहिम पे है और युद्ध जो है वहाँ पे जारी है। और ये फेटफ का इजलास भी उसी सिलसिले की कड़ी था कि जहाँ पे इंडिया ने भरपूर कोशिश की थी कि पाकिस्तान को दोबारा जो ग्रे लिस्ट के अंदर लेके आया जाए। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान का नाम तो दूर के बात एजेंडे में वो शामिल नहीं हो सका, इवन कि वो कहीं पे उसका जिक्र भी नहीं हुआ। 2 दिन गुज़र चुके हैं इस वाक़ये को और अभी तक इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल जो है वो इंडिया की तरफ से नहीं आया। तो उससे ज़्यादा तो हैरत मुझे पाकिस्तान के अंदर है कि हमारा मीडिया कितना बेखबर है कि इतनी बड़ी बात हुई और अभी तक उसके ऊपर कोई यहाँ पे बात भी शुरू नहीं हुई। और एक वो भी दौर था जब पाकिस्तान 2018 में फेटफ की जब ग्रे लिस्ट में आया था, तो एक तूफ़ान और कोहराम सा मच गया था। वो पाकिस्तानी मीडिया था, पॉलिसी सर्कल्स थे, सियासी हलके थे, राय-साज़ हलके थे। तो ऐसे लगता था कोई बहुत बड़ा जो है आसमान सर पे टूट पड़ा है और पूरी सारे इदारे जो हैं वो इसकी कंप्लायंसेस के अंदर जुट गए थे। हम उसकी तारीख में जाएँगे कि हुआ क्या था और पाकिस्तान ने जो इक़दामात किए यकीनन वो ज़रूरी थे और फेटफ की वजह से बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में ठीक हुई और यहाँ पे जो कालेदम तंज़ीमों का एक असर और रसूख था, उसको कम करने के अंदर और उनके खिलाफ जो है फ़ैसला-कुन एक्शन के अंदर फेटफ का रोल नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी जो हुआ वो बड़ा दिलचस्प है। जो मीटिंग हुई है आखिरी, तो इसमें जो है अम, 2-3 मुल्कों को ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है और 2 को डाल दिया गया, 3 को निकाल लिया गया। मतलब क्रोएशिया, माली और यूनाइटेड रिपब्लिक और तंज़ानिया को जो है वो इस लिस्ट से निकाल दिया गया और बोलिविया और वर्जिन आइलैंड जो है यूके के, उनको इस लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया गया। लेकिन एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर है और वो ये कि इस मीटिंग के अंदर जो हुई, उन्होंने फेटफ ने इस बात का नोटिस लिया है कि बहुत सारे जो ममालिक हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो उन्होंने फेटफ का जो शिकंजा है, वो वहाँ की सिविल सोसाइटीज़ के इर्द-गिर्द भी उसने तंग कर दिया। और उन्होंने कहा है कि इसके लिए इक़दामात किए जाएँ और ये जो फ़ोकस है फेटफ का, ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड है और इसी के ऊपर फ़ोकस रखा जाए और इसमें एनजीओज़ को, सिविल सोसाइटी को, जो इदारे जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनको इन कवानीन के तहत उनको तंग नहीं किया जाए। तो ये तो एक अहम बात है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सिविल सोसाइटी का डेवलपमेंट का सेक्टर है, उसकी काफ़ी अरसे से शिकायत रही है कि उसको जो है रियासती इदारे जो हैं, तरह-तरह के हीले-बहाने बना के और फेटफ के नाम के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज और कभी मिनिस्ट्रीज़, इकोनॉमिक अफ़ेयर की मिनिस्ट्री और कभी और इदारे जो हैं उनको तंग करते हैं बल्कि हरासा करते हैं उनको। तो ये तो एक अच्छी बात हुई है और देखें कि अब इसकी कंप्लायंस जो है वो कैसे होती है पाकिस्तान में भी और बाकी दुनिया के अंदर भी। लेकिन ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो फेटफ का एक यूनिक केस है जिसने कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए बहुत वक्त लिया था और 2018 से 2022 4 साल। और शायद वजह ये थी कि शुरू में पाकिस्तान ने जो है वो फेटफ की कंप्लायंसेस को कोई बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं लिया था। ये पहली मर्तबा जब 2014 में ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान आया था, बल्कि दूसरी मर्तबा उस वक़्त आया, तो पाकिस्तान ने बहुत सारे इक़दामात किए थे जिसके बाद जो है वो पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल के इंसिडेंट के बाद जो है उसको निकाल दिया गया था ग्रे लिस्ट से। तो उस वक़्त उसकी रेजीम जो है फेटफ की, वो इतनी ज़्यादा सख्त नहीं थी और जैसे-जैसे इसकी मेंबरशिप बढ़ती गई, इसमें जो इलाक़ाई तंज़ीमें हैं, जैसे एशिया पैसिफ़िक ग्रुप जो है वो शामिल होते गए, तो इसकी कंप्लायंसेस और इसकी शराइत कड़ी से कड़ी होती चली गई और इसको फिर जो फेटफ को जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशिया बैंक और इनकी भी जब हमायत हासिल हो गई और उनकी कंप्लायंसेस के साथ अहदाफ जो हैं सिंक्रोनाइज़ हो गए, तो उसके बाद से इसकी जो शराइत हैं वो काफ़ी सख्त हो गई थी। लेकिन पाकिस्तान ने जो है उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था और जब शुरू के अंदर जब एशिया पैसिफिक ग्रुप ने, जो फेटफ का मॉनिटरिंग एक एफिलिएट है, तो उसने जब 40
पॉइंट की एक हमें कंप्लाइंस दी थी, तो हमने सीरियस नहीं लिया था। और उसमें से जब हमने कोई 7-8 कर लिए, तो हमने अपनी रिपोर्ट में कहा जी कर लिए और बाकी कर लेंगे, और रिक्वेस्ट की थी कि अब हमें इसमें से निकाल दिया। लेकिन अब हालात चेंज हो चुके हुए थे, ये 2014 या 15 नहीं था। और फिर पाकिस्तान को पहली मरतबा एहसास हुआ कि अभी तो ये चीज़ें जो हैं बहुत सीरियस हो गई हैं। तो तब पाकिस्तान ने बड़ा सीरियसली चीज़ों को लेना शुरू किया, और दोबारा से एशिया पैसिफिक ग्रुप और फेडफ के साथ पाकिस्तान की फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के और बाकी इदारों के लोग बैठे, नेक्टा के लोग बैठे, और उन्होंने एक 27 पॉइंट की एक जो है वो फहरिस्त बनाई कि ये कंप्लाइंस जो है पाकिस्तान अगले 6 माह में करेगा, और कुछ उससे अगले 6 माह में, यानी 1 साल का एजेंडा था। लेकिन ये कोई आसान कंप्लाइंसेस नहीं थी, और ये बड़ी सख्त कंप्लाइंसेस थी। इससे पहले कि हम आगे चलें, ये पाकिस्तान ने किया कैसे, और कैसे इतनी सख्त शराइत जब पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो है वो इंडिया का प्रोपेगेंडा बड़े अरूज के ऊपर था, और इंडिया तकरीबन अपनी इन कोशिशों में कामयाब हो चुका था कि पाकिस्तान को ग्लोबली जो है वो मार्जिनलाइज किया जाए, स्ट्रेस के अंदर लाया जाए, डिप्लोमेटिक स्ट्रेस में लाया जाए काउंटर टेररिज्म के इशू को लेके। और उसने इंडिया ने बड़ा इफेक्टिवली इसको यूज़ किया था फेटफ को पाकिस्तान के खिलाफ। तो अभी क्यों इस्तेमाल नहीं हो सका, अभी क्या तब्दीली हुई? हालांकि अभी तो जब ये इंडिया का जो और पाकिस्तान की जो अभी हालिया कशीदगी हुई है, उसमें तो इंडिया का स्टैंस यही था कि हमने तो जी पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्द जगहों के ऊपर हमले किए। लेकिन उसके बावजूद जो है आलमी इदारों ने अभी उसका नोटिस उसको नहीं लिया। और इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी इस बात की जा सकती है, चूँकि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान अब प्यार की पींगें दोबारा से शुरू हो गई हैं, तो शायद इस वजह से फेटफ ने नहीं किया। नहीं, ये बात नहीं है। फेटफ जो है किसी सियासी इन्फ्लुएंसेस को शायद उतना कंसीडर नहीं करती। उसके मेंबर करते होंगे, उसके मेंबर जो हैं वो कोई सियासी एजेंडा लेके आते होंगे, लेकिन जब ओवरऑल मीटिंग हो रही होती है तो उसमें ऐसे ममालिक भी होते हैं जिनका कोई एक ख़ास स्पेसिफिक मुल्क के हवाले से एजेंडा नहीं होता। तो ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए। लेकिन एक अहम बात ये है कि अभी आईएमएफ का प्रोग्राम पाकिस्तान में चल रहा है, और ये फेटफ को पता है कि जहाँ पे आईएमएफ का प्रोग्राम है तो उसकी बहुत सारी कंप्लाइंसेस जो हैं वो आईएमएफ ने करवानी है। और आईएमएफ वक्तन फ़वक्तन जो है हमारे मुख्तलिफ इदारों को, स्टेट बैंक को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखता रहता है कि भई ये अपनी कंप्लायंसेस जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और सीटीएफ के मुतालिक जो है उसको मजबूत करें। और ये अभी जून से पहले ही हमने देखा था कि बहुत सारी एफर्ट्स हुई थी पाकिस्तान के अंदर, और कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स की, नेक्टा की, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी, और स्टेट बैंक के अंदर जो हमारा एक पूरा एक इंस्टीट्यूशन है वो उसकी, तो उसमें चीज़ें होती रही हैं, और पाकिस्तान ने ये भी किया। और ये तो पहले तो किया था कंप्लायंसेस पूरा करने के लिए 2019-20 में हमने एक सेक्रेटेरिएट बनाया था, फेटफ सेक्रेटेरिएट, ताकि सारे इदारे, क्योंकि इसके अंदर तकरीबन कोई 13 के करीब जो हैं वो इदारे जो हैं आते हैं जिन्हें कंप्लायंसेस करनी होती हैं फैटिव से रिलेटेड। तो उन सारे इदारों को, महकमों को एक उसमें जो कोऑर्डिनेशन का इश्यू था उसको हल करने के लिए हमने एक मैकेनिज्म बनाया था, और उसको हमारे एक मेजर जनरल साहब उसको ओवरसी करते थे, और उन्होंने इसको इंश्योर किया, और ये तमाम चीज़ें उसमें होती चली गई। अ, तो अभी जो है उसको पाकिस्तान ने बाकायदा तौर के ऊपर वो उसको एक, आपको याद होगा जब ये पिछली हुकूमत शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी, तो इसने जो है वो एक आखिरी जो 49 बिल पार्लियामेंट में आखिरी दिन में जो पेश किए थे, उसमें था एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग की एक अथॉरिटी बनाने की मंजूरी दी थी। अब वो अथॉरिटी बन गई है, उसके रूल्स बन गए हैं, उसका बजट भी इस हालिया बजट के अंदर अप्रूव कर लिया गया है, और वो
एक्टिव हो गई है और उसके ज़िम्मे अब वो कोऑर्डिनेशन जो FATF सेक्रेटेरिएट के ज़िम्मे थी, उसके पास आ गई। यानी पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता एक इंस्टीट्यूशन बना दिया है कि वो एनी मनी लॉन्ड्रिंग को, काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग को के लिए एक इदारा जो कोऑर्डिनेशन का काम भी करता है, वो बना दिया है। और ये शायद यूनिक एक एग्ज़ाम्पल है, जो FATF के और एशिया पैसिफिक ग्रुप के मेंबरान मुल्कों में, कि पाकिस्तान ने इसको इंतहाई सीरियसली इसको लिया है। और ये अभी यही वजह है कि IMF ने की तरफ से जो पाकिस्तान ने जो इकदामात लिए हैं IMF की तरफ से, उसके कोई बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का कोई अभी तक इज़हार नहीं किया गया। लेकिन ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि 2018 से अक्टूबर 2022 जब पाकिस्तान का नाम FATF की लिस्ट से निकला, तो हमने बहुत सारे जो हैं वो मेजर्स लिए थे। तकरीबन 22 के करीब हमने लॉ बनाए थे फेडरल और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर। सिंध गवर्नमेंट ने 5 लॉ बनाए और इसमें हमने 3 लॉ का एक सेट बनाया था, जिसके अंदर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर वक्फ प्रॉपर्टीज़ का एक्ट था। एनी मनी मनी लॉन्ड्रिंग जो अमेंडमेंट है एक्ट, उसके अंदर जो है तरमीम की गई थी। फिर हमने जो है वो 12 के करीब फिर लेजिस्लेशन एक ही गो के अंदर की थी, जिसमें हमने जो है नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल जो यूनाइटेड नेशन के, उसके अंदर जो तंजीमें और अफराद जो जिनको डिक्लेयर किया गया है टेररिस्ट, उनके लिए हमने बाकायदा लेजिस्लेशन की कि उन और के उनके लिए किस किस्म की कंप्लाइंसेस होंगी। फिर पाकिस्तान ने ये सारे तमाम चीज़ें ये हो रही थी और उसके साथ-साथ पाकिस्तान ने जो है वो इंतज़ामी अमूर के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने NGOज़ से लेके मदारिस तक उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग किया और देखा कि कहाँ-कहाँ पे कंप्लायंसेस पूरी नहीं हो रही हैं। तो उसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन था, FBR था, FIA था, नेक्टा था, फिर स्टेट बैंक था और जो इनकी स्टेट बैंक का यूनिट है फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस को देखने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग को देखने के लिए, ये सारे इदारे जो हैं आपस में, और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है, उसने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया और ये सारे इदारे अब जो है वो अथॉरिटी के अंडर वो आ चुके हुए हैं। और इन सब की काविशें थी, इन्होंने मिल-जुल के एक पूरी रिजीम डेवलप की और पाकिस्तान जो है FATF के ग्रे लिस्ट से निकल आया। तो अभी इम्कान यही है कि जिस किस्म की कंप्लायंसेस पाकिस्तान की चल रही हैं, तो उसमें चांस नहीं है कि पाकिस्तान दोबारा जो है ग्रे लिस्ट के अंदर जाए, क्योंकि IMF का एक प्रोग्राम चल रहा है और पाकिस्तान के ये जो मेजर्स हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और मुतमईन कर देने वाले हैं। हाँ, लेकिन अभी एक इश्यू जो है वो बाकी है और वो है क्रिप्टो काउंसिल का, वो बन गई है। उसके ऊपर जब नेक्स्ट मीटिंग होगी FATF की, अब मालूम नहीं कि उसके एजेंडे में शामिल है कि नहीं। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो आ सकते हैं FATF की आने वाली मीटिंग के अंदर। लेकिन जहाँ तक टेररिज्म फाइनेंसिंग से रिलेटेड चीज़ों का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान ने फ़िलहाल पूरी दुनिया को मुतमईन कर दिया है। तो नार टीवी नैरेटिव्स विद आमिर राना के साथ आज इतना ही। और ईरान और इज़राइल के दरमियान जो जंग जारी है, उसके ऊपर हम कल बात करेंगे।